हेलो बच्चों आज आपकी कक्षा 7 विज्ञान का पाठ 13 प्रकाश के प्रश्नोत्तर करते हैं। चलो देखें पहले क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे खाली स्थान दिए हुए हैं, तो खाली स्थान देखते हैं। पहला रिक्त स्थान जो दिया है वो है जल को स्वच्छ करना, और उसको जो है खाली स्थान है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है दूर करने का प्रक्रम। तो जल को स्वच्छ करना जो होता है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें से प्रदूषक जो होते हैं, प्रदूषक जो कि प्रदूषण फैलाते हैं, इनको आप बच्चों संदूषक भी लिख सकते हैं कि संदूषकों को दूर करना। तो उसमें जो भी अशुद्धियाँ हैं, अशुद्धियाँ जो होती हैं वही प्रदूषक या फिर संदूषक हम उन्हें कहते हैं। तो इनको दूर करेंगे तो यही कहलाता है जल को स्वच्छ करना। ठीक है, इसके बाद अगला है घरों द्वारा निर्मुक्त किए जाने वाला अपशिष्ट जल। तो ऐसा जल जो बच्चों घरों द्वारा निर्मुक्त किया जाता है और अपशिष्ट होता है वह कहलाता है वाहित मल। क्या कहेंगे बच्चों से? वाहित मल। तो ये आपका आंसर हो गया इसका, वाहित मल। इसके बाद जो अगला है आपका खाली स्थान, वो है शुष्क डैश का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। तो शुष्क यहाँ पर आएगा आपका आपंक। आपंक बच्चों जो है उसको स्लज भी कहा जाता है, तो आप इसमें दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, स्लज या फिर आपंक। ये इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, तो आपंक जो है वह शुष्क कर ली जाती है पहले। ये क्या होती है आपंक, ये हम लेसन में पढ़ चुके हैं, और आगे भी एक क्वेश्चन है आपका, उसमें भी आपको समझा देंगे कि आपंक क्या है। ठीक है, तो अभी आपने लिख लिया यहाँ पर आपंक। इसके बाद है नालियाँ जिसके द्वारा अवरुद्ध हो जाती हैं। तो नालियाँ अवरुद्ध किसके द्वारा होती हैं बच्चों? जैसे अगर हम लोग वसा या फिर तेल युक्त कोई भोजन उसमें डाल रहे हैं, या फिर आप इसमें देखें कई सारे आंसर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो आपने कागज वो कपड़ा जो है कोई, या फिर बड़ी पॉलीथीन वगैरह जो होती हैं, पॉलीथीन ये सब अगर आप डाल दे रहे हैं, जैसे बच्चे चिप्स वगैरह खाते हैं तो उनके रैपर्स को डाल देते हैं, तो ये सब आप जब नालियों में डालते हैं तो नालियाँ अवरुद्ध होती हैं। इसके अलावा जो वसा युक्त भोजन होता है या फिर तेल युक्त भोजन होता है, उनको आप नालियों में डाल रहे हैं तो भी नालियाँ धीरे धीरे अवरुद्ध होती जाती हैं, क्योंकि वो जम जाते हैं साइड में नालियों के और वो अवरुद्ध कर देते हैं नालियों को। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप केवल तेल और वसा ही लिखें। ठीक है अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो दिया है बच्चों, दूसरे क्वेश्चन में लिखा है वाहित मल क्या है और अनुपचारित वाहित मल को नदियों अथवा समुद्र में विसर्जित करना हानिकारक क्यों है, इसको आपने समझाना है। तो देखें, पहले तो देख लेते हैं आंसर कि वाहित मल होता क्या है। तो वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। क्या होता है बच्चों? द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। यह घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाला अपशिष्ट जल होता है, जिसमें घुले हुए और निलंबित अपद्रव्य होते हैं। तो ये क्या हो गया, वाहित मल की परिभाषा हो गई। आप कह सकते हैं वाहित मल जो है वह क्या होता है, इसका आंसर हो गया। इसके बाद इसमें दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ था अनुपचारित वाहित मल। अनुपचारित वाहित मल कौन सा होता है बच्चों? कि जैसे वाहित मल जो है उसको हम एज इट इज़ अगर नदियों, नालों में, समुद्र में, इनमें डाल देते हैं तो वो बहुत नुकसानदायक होता है, तो उसको हम अनुपचारित कहते हैं। पर क्या करा जाता है, अगर हम वाहित मल को पहले थोड़ा बहुत उसमें उपचार कर लें, उसमें कुछ जो अलग अलग चीज़ें हैं उनको थोड़ा हटा दें वहाँ से, ठीक है, तो उससे केमिकल्स जैसे हटा दें, तो उससे जो समुद्री जीव हैं या नदियों में जो जीव हैं वो थोड़े से सुरक्षित हो जाते हैं, है ना। तो उसको उपचारित वाहित मल कहा जाता है। तो अब यहाँ पर आंसर देखते हैं अपना कि अनुपचारित हम जो वाहित मल है वो हानिकारक क्यों होता है। तो अनुपचारित वाहित मल में बहुत सारे संदूषक होते हैं। संदूषक मतलब बच्चों प्रदूषक ही, ठीक है, जिसमें निलंबित ठोस, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ भी होती हैं, जो नदियों अथवा समुद्र में विसर्जित करने से ये भी संदूषित हो जाते हैं। इससे जीवों को भी हानि होती है। ठीक है, तो मेनली तो क्या है, ऐसा जल जो अनुपचारित वाहित मल होता है बच्चों, उसको अगर आप भी उसमें डाल रहे हैं नदियों में, तो उससे जो वहाँ के जीव हैं,
जो भी जीव जंतु नदियों में समुद्र में रहते हैं, जंतु ही नहीं पादप भी, ठीक है, सभी जो जीव हैं वह उससे उनकी मृत्यु भी हो सकती है और उनको नुकसान होता है। तो इसलिए हमें ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में जो लिखा है, तेल और वसाओं को नाली में क्यों नहीं बहाना चाहिए, समझाएं। तो देखिए, अभी हम लोगों ने पीछे खाली स्थान में करा था कि तेल और जो वसा होते हैं उनसे नालियां अवरुद्ध हो जाती हैं, क्योंकि ये ठंडे होकर बिल्कुल जैसे जम जाते हैं। जैसे आप ये देख रहे होंगे, ये जो चित्र में आप देख रहे हैं कि ये जो तेल है ये उसमें घुलता नहीं है, पानी में ऊपर ही तैर रहा है। ये देखें आप कि ये पानी में घुला हुआ नहीं है, ऊपर ही एक परत इसने बनाई हुई है। ऐसे ही जब नालियों में से ये गुजरता है तो नालियों के साइड साइड में चिपकता जाता है, ठीक है। तो उससे फिर धीरे धीरे क्या होगा, नालियों में ये पूरी तरह से नालियों को बंद कर देगा और जो है नालियाँ अवरुद्ध हो जाएंगी। नालियाँ अवरुद्ध हो जाएंगी तो फिर वहाँ से कुछ भी आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम तेल और वसा वाली जो वस्तुएं हैं उनको इसमें ना बहाएं नाली में। तो अब आंसर देखते हैं। तेल और वसाओं को नाली में बहाने से ये पाइपों में कठोर पदार्थों की परत जमा कर उन्हें अवरुद्ध कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों? अवरुद्ध कर देते हैं, मतलब रोक देते हैं। अवरुद्ध करना मतलब रोक देना। वसा से मृदा के रंध्र बंद हो जाते हैं, और जो वसा है वो जो मृदा होती है मिट्टी में, अगर हम जैसे नालियाँ कई बार क्या होती हैं सिर्फ वैसी ही बना दी जाती हैं और उनको पक्का नहीं किया जाता है ना, तो वो मिट्टी के जो रंध्र हैं उनको भी बंद कर देते हैं, जिससे मृदा की जल को फिल्टर करने की क्षमता कम होती जाती है। तो इस तरह से जो मृदा है वह उसकी जो फिल्टर, मतलब कि जैसे आपने देखा होगा अगर बारिश हो रही है तो यहाँ नीचे मृदा है मान लो है, और बारिश हो रही है तो बारिश का जल जो है वो नीचे फिल्टर होके जाता जाएगा, ठीक है, वो ऊपर ही इतना नहीं रुकता है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर वसा और तेल वाली चीज़ें डालेंगे तो क्या होगा, मृदा जो है उसके छिद्र बंद हो जाएंगे, तो और उसके कारण वो जो पानी है नीचे फिल्टर होकर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह आपका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के प्रक्रम में सम्मिलित चरणों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों देखो, अपशिष्ट जल से जो साफ जल हमें प्राप्त करना है उसके लिए 5 चरण हैं, ठीक है। तो ये 5 चरण अलग अलग कैसे बटे हुए हैं, इनमें क्या क्या प्रोसेस होता है उनको हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला चरण जो है वो है शलाका छन्ने, जिन्हें बार स्क्रीन भी कहा जाता है, ठीक है, इससे अपशिष्ट को अलग करना। तो आप ये चित्र में देख रहे होंगे बच्चों, ये आपकी बुक का चित्र है, यहाँ पर ये इस तरह से ये दिखाया हुआ है उसमें, ये लेकिन तो थोड़ा साफ सा नहीं था, तो ये हमने गूगल से लिया हुआ है चित्र। ये देखें आप, ये यहाँ पर बार रोड्स यानी ये इनको कहते हैं बार स्क्रीन और शलाका छन्ने। तो यहाँ से वाहित मल को जब गुजारा जाता है तो क्या होता है बच्चों कि ये इसके आगे ये बड़े बड़े जो भी जैसे कपड़े वगैरह या बड़ी डंडी डिब्बे प्लास्टिक के पैकेट्स वगैरह जो होते हैं इन रॉड्स के आगे रुक जाते हैं, ठीक है, और वहाँ से केवल वाहित मल जो मतलब कि पानी जो है वह उनसे छन के आगे चला जाता है, ठीक है, इसीलिए इनको शलाका छन्ने बोला जाता है, ठीक है। तो इनके द्वारा हम बड़े जो पदार्थ हैं वाहित मल में उनको अलग कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें आंसर में यही लिखा है, देखते हैं आंसर जो लिखा है। शलाका छन्ने मतलब बार स्क्रीन जो होते हैं, सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को शलाका छन्ने से गुजार कर बड़े बड़े संदूषक जैसे कपड़ों के टुकड़े, डंडियाँ, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि को अलग किया जाता है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले शलाका छन्नों की मदद से क्या करते हैं बच्चों, जो बड़े बड़े टुकड़े हैं, मेनली यहाँ पर बड़े संदूषक जो होते हैं उनको अलग करा जाता है। तो सबसे पहला जो चरण हो गया वो शलाका छन्ने के द्वारा अपशिष्ट को अलग करना। अब दूसरा चरण, तो दूसरे चरण में देखें बच्चों लिखा है ग्रेट बालू कंकड़ पत्थर अलग करना। तो ये आप चित्र में देख रहे हैं, ये इस तरह से ये देखें ये बने हुए हैं। तो इनके उससे जब पानी को गुजारा जाता है तो ग्रेट मतलब छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर होते हैं और बालू वगैरह जो हैं वो सब उसमें रुक जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद आगे जाता है। तो इसके लिए ये टंकी आप देख रहे होंगे यहाँ साइड में, इस तरह की टंकी का भी प्रयोग किया जाता है। इस टंकी को भी इसीलिए प्रयोग किया जाता है कि इसमें जो बालू या ग्रेट वगैरह या फिर कंकड़ पत्थर होते हैं
वो इसके नीचे तली में बैठ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पेंदे जैसे इसकी जो है उसमें बैठते जाएंगे और उसके बाद जो ऊपर जो है वो जल जो है वो बचेगा और उसको फिर आगे अगले उसमें भेज दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम आंसर देखते हैं इसका जो लिखा हुआ है कि दूसरा पॉइंट में अब वाहित अपशिष्ट जल को एक टंकी में ले जाया जाता है जिसमें जल को कम प्रवाह से छोड़ने पर बालू, ग्रिट, कंकड़, पत्थर उसकी पेंदी में बैठ जाते हैं। तो आपने यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो पानी है उसको कम प्रवाह में छोड़ा जा रहा है। कैसा प्रवाह है? कम प्रवाह है, क्योंकि धीरे धीरे उसे जब प्रवाह में छोड़ा जा रहा है तो वो जो बालू और कंकड़ पत्थर हैं वो आसानी से उसमें जाते जाएंगे और नीचे पेंदी में बैठते जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये आपने ध्यान रखना, यहाँ कम प्रवाह में उसको छोड़ा जाता है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में देखें आप, यहाँ पर है आपंक या स्लज को अलग करना। तो आपंक जो होता है बच्चों, वो अब हमने 2 चरण देख लिए। उस 2 चरण के बाद में क्या करा जाता है, इस तरह की ये देख रहे हैं आप, ये बड़ी सी एक टंकी की तरह की संरचना होती है। इसमें क्या होता है कि जो मध्य भाग होता है वह ढलान वाला होता है। तो यहाँ से इस तरह से मध्य भाग ढलान वाला होता है, तो इसकी जो तली होती है उसमें अपशिष्ट पदार्थ जो है वो यहाँ पर जम जाता है। तो बाकी का जो पानी है उसे फिर अलग से टंकी में डाल लिया जाता है। तो जो अपशिष्ट पदार्थ जो है वो नीचे जब इसमें ढलान के कारण नीचे को वहाँ पे पेंदी में इसके जम जाएगा तो उसे बाद में सुखा लिया जाएगा और सुखाकर उसका क्या करा जाता है, उसको सुखा कर खरोंच कर निकाल लिया जाएगा। तो उसे खरोंच कर निकाल लेते हैं। तो ये जो आप सुखा कर, सूखने के बाद ही खरोंचा जाएगा ना, उसे सूख जाएगा ये। तो इसको क्या कहा जाता है बच्चों? आपंक। इसको क्या कहा जाएगा? आपंक। अब जो अपशिष्ट पदार्थ आपके पास तीसरे चरण में जो बचा है वह आपंक कहलाता है। इसमें जो जल है उसको तो आगे भेज दिया जाएगा और जो अपशिष्ट पदार्थ है वह जो नीचे बैठ गया है उसमें टंकी में, ये उसको खरोंच कर निकाल लिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम आंसर देखते हैं जो लिखा हुआ है। आंसर में क्या है? आपंक या स्लज अलग करना, ये अपना तीसरा चरण है बच्चों। अब जल को ऐसी टंकी में ले जाया जाता है जिसका पेंदा मध्य भाग की ओर ढलान वाला होता है। जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है। कई घंटों तक इसको रखा जाएगा, तो जिससे क्या होगा कि जो मध्य भाग इसका क्योंकि ढलान वाला है इस तरह से, तो वहाँ पर वो जमता जाएगा। ठीक है, जहाँ मल जैसे ठोस अपशिष्ट को तली पर एकत्रित होने दिया जाता है, जिसे खरोंच कर बाहर निकालते हैं, इसे आपंक या स्लज कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ गए होंगे कि आपंक या स्लज किसे कहते हैं। देखें ये इस तरफ जो चित्र दिया हुआ है, ये इसका पूरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का चित्र दिया हुआ है, जहाँ पर सारे के सारे जो हैं अलग अलग टंकियों में से, जैसे हम लोग एक एक चरण जो कर रहे हैं वो देखें आप, ये कनेक्टेड हैं, है ना। ये इस तरह से ये इस टंकी से जो है बालू और ग्रिट निकाल कर फिर यहाँ से इस टंकी में भेजा जा रहा है जिसका मध्य भाग ढलान वाला है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला चरण देखते हैं। अगला चरण जो है निर्मलीकृत जल जो है अब उसको अलग कर लिया जाता है। तो पहले तो ये देखते हैं कि निर्मलीकृत जल जो होता है बच्चों वह कौन सा जल कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है, अब हमने पिछले उसमें देखा कि जो स्लज है यानी कि जो आपंक है उसको अलग कर लिया गया। आपंक को अलग करने के बाद जो जल बच गया, ठीक है, उसको ये स्कीमर होते हैं, स्कीमर जिसके अंदर उसको बहुत तेज़ी से हिलाया जाता है, जिसको अपमथित्र भी कहा जाता है, अपमथित्र। ठीक है, यहाँ इसमें जब उसको अपमथित्र में डाला जाता है पानी को, तो वो बहुत तेज़ी से उसको हिलाया जाता है, जिससे क्या होता है उसमें से तेल और जो ग्रीस जैसे पदार्थ हैं, तेल और ग्रीस जैसे पदार्थ हैं वह अलग कर लिए जाएंगे। अब इसके बाद अलग होने के बाद जो यहाँ पर जल बच गया उस जल को निर्मलीकृत जल कहा जाता है। कैसा जल कहेंगे बच्चों? निर्मलीकृत। ठीक है, निर्मलीकृत जल। निर्मलीकृत जल कौन सा है बच्चों? जिसमें से तेल और ग्रीस जो है वह भी रिमूव कर दिया गया है और अपमथित्र की सहायता से, यानी कि हम इसे कह सकते हैं स्कीमर की सहायता से उसको तेल और ग्रीस को अलग कर लिया जाता है, तो वो निर्मलीकृत जल बनता है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं आंसर जो लिखा है। स्लज अलग करने के बाद
तेल और ग्रीस जैसे अपशिष्टों को स्कीमर यानी अपमथित्र का उपयोग कर अलग किया जाता है। इस प्रकार साफ किया गया जल निर्मलीकृत जल कहलाता है। यहाँ पर आप कहते हैं कि बजाय कहलाता लिखते हैं बच्चों, लिख सकते हैं। ठीक है, अगला इसके आगे क्या लिखा है, एक पॉइंट और है वो भी देख लेते हैं। आपंग को अलग कर से टंकी में डालकर जैव गैस या बायोगैस बनाने के लिए उपयोग कर लिया जाता है। आपंग का भी हमने पीछे पढ़ा था, स्लज जो होता है उसको वहाँ से निकाल कर, जैसे आपंग जो होता है उसको लेकर क्या कर लिया जाता है, उससे बायोगैस या फिर जैव गैस बनाने में उसका प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका चौथा चरण भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, वायवीय जीवाणुओं द्वारा जल का शोधन करना। अब ये पांचवा चरण जो होता है ये आपका आखिरी चरण होता है बच्चों जल शोधन के लिए। तो इसमें ये आप देख रहे हैं यहाँ ये वातित्र हैं। ठीक है, वातित्र जो होते हैं उसमें वायु को गुजारा जाता है। वायु में साथ में क्या होते हैं, वायवीय जीवाणु होते हैं। ये वायवीय जीवाणु जो होते हैं बच्चों, ये वहाँ पर अब जो भी अपशिष्ट पदार्थ जो उसमें बचे होंगे, मतलब जो अशुद्धियाँ, अभी निर्मलीकृत जल तक हम पहुँच गए थे। निर्मलीकृत जल में जो अशुद्धियाँ बच गई होती हैं तो उनको जीवाणु जो हैं, वायवीय जीवाणु, उनको गुजार कर वहाँ से बिल्कुल क्योंकि जीवाणु जो हैं उन अशुद्धियों को उपभोग कर लेते हैं, मतलब उनका भोजन कर बना के खा जाते हैं। ठीक है, मतलब उनको उपभोग कर लेते हैं, उनको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम आंसर देखते हैं क्या लिखा है। आंसर में है, निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु को गुजार कर वायवीय जीवाणुओं की वृद्धि की जाती है। ये जीवाणु अब भी बची हुई अशुद्धियों का उपभोग कर लेते हैं। अच्छा, जो इसके बाद क्या करते हैं बच्चों कि जो जल अब बच गया उसमें कोई और जीवाणु या फिर कोई हानिकारक जीवाणु, ठीक है, हानिकारक जीवाणु ना रहे, जो मतलब जल हम लोग यूज़ करें तो उसमें यूज़ करने में कोई हानि ना हो, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, कुछ रसायनों का प्रयोग किया जाता है। तो रसायन जो प्रयोग किए जाते हैं बच्चों, वो रसायन जो अब जल में डाले जाते हैं वो क्या होंगे, क्लोरीन या फिर ओजोन। ठीक है, ओजोन, ये दोनों आपने नाम याद रखने हैं। इन दोनों में से किसी को भी यूज़ करके अब उसको बिल्कुल जीवाणु रहित कर लिया जाएगा। जीवाणु रहित मतलब कोई भी हानिकारक जीवाणु नहीं बचना चाहिए जल में। तो अब आगे आंसर जो लिखा है वो भी देख लेते हैं कि निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु को गुजार कर वायवीय जीवाणुओं की वृद्धि की जाती है। ये जीवाणु अब भी बची हुई अशुद्धियों को उपभोग कर लेते हैं, फिर इसमें क्लोरीन अथवा ओजोन जैसे रसायनों का उपयोग कर रोगाणु रहित कर लिया जाता है। इस प्रकार स्वच्छ जल को प्राप्त किया जाता है। तो आपने देखा इसके 5 चरण हैं, ये 5 चरण आपने याद करने हैं, कौन से चरण में क्या किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जो लिखा है, अगला क्वेश्चन आपंग का ही है कि आपंग क्या है, समझाइए कि इसे कैसे उपचारित किया जाता है। तो हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ये देखें, ये आपको पूरा वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट होता है उसकी एक एक स्टेज का पूरा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये जो था आपका स्लज का जो ट्रीटमेंट हो रहा है, कि जो स्लज है यानी कि आपंग जो है उसको अलग कर लिया जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या होता है एक बार फिर से देख लेते हैं इस आंसर में। अपशिष्ट जल का शोधन करते समय प्राप्त होने वाला ठोस अपशिष्ट आपंक या स्लज कहलाता है। इसे अलग टंकी में डालकर जीवाणुओं द्वारा अपघटित करवाया जाता है और फिर जैव खाद या बायोगैस प्राप्त करी जाती है, जिसे खेत में फसल की उपज बढ़ाने और रसोई में चूल्हे पर खाना बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको पता चल गया स्लज क्या होता है। जब वाटर ट्रीटमेंट मतलब कि अपशिष्ट पदार्थों को निकालते हैं तो उस वक्त हम जब एक बीच से जो मध्य भाग से ढलान वाली जो टंकी होती है उसमें डालते हैं, तो वहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये मध्य भाग से इस तरह से, ये देखें, ये मध्य भाग से ऐसे ढलान वाली टंकी है। ठीक है, तो इसमें यहाँ नीचे पेंदी में वो जमता जाएगा, ऊपर का जो पानी है उसको निकाल लिया जाएगा और अगले उसमें भेज दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से नीचे यहाँ पर आपका स्लज या फिर जो आपंक है वो जमा हो जाएगा। ठीक है, मध्य भाग से ढलान वाली टंकी होनी चाहिए वो, ये आपने ध्यान देना है, मध्य भाग से ढलान वाली टंकी में उसको
जब अपशिष्ट पदार्थ को डाला जाता है तो वो मध्य भाग में जो ढलान है वहाँ पर इकट्ठा होता चला जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुपचारित मानव मल एक स्वास्थ्य संकट है, इसे समझाएं आप। तो देखिए आंसर, अनुपचारित मानव मल द्वारा जल, वायु और मृदा भी प्रदूषित होती है। मल में मौजूद जल के साथ मिलकर उसे भी संदूषित कर देते हैं। ठीक है, जो मतलब मल में जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो मल में मौजूद होते हैं, तो उससे जल भी हमारा संदूषित हो जाता है। इससे अनेक बीमारियां जैसे हैजा, पीलिया आदि हो जाते हैं। अतः इसका सुरक्षित रूप से निपटान आवश्यक है, अन्यथा यह स्वास्थ्य संकट है। बिल्कुल ठीक बात है कि अगर हम उसे ठीक से उपचारित नहीं करेंगे तो जल, वायु, मृदा सभी हमारी जो हैं वो उससे प्रदूषित होती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जल को रोगाणु नाशित यानी रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 रसायनों का नाम। तो ये 2 रसायनों के नाम अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखे थे, कौन से थे? क्लोरीन और साथ में ओजोन। ठीक है, तो आप इन दोनों को याद करें, क्लोरीन और ओजोन। इनसे जो क्या किया जाता है, जो रोगाणु होते हैं, रोगाणु करने वाले जीवाणु जो होते हैं उनको मार दिया जाता है, रोगाणु रहित किया जाता है जल को। ठीक है, अब अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में जो दिया है, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में शलाका छन्नों के कार्य को समझाइए। तो शलाका छन्नों का कार्य, ये हम लोग पहला चरण जो था वो कर चुके हैं, एक बार दोबारा देख लें आप। ये देखें वही चित्र जो है शलाका छन्नों वाला यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें क्या था शलाका छन्नों का कार्य कि जो बड़े बड़े संदूषक हैं, है ना, बड़े बड़े जो पदार्थ हैं, जैसे क्या था, कपड़े के टुकड़े, ठीक है, या फिर डंडियाँ, डब्बे, ये सब जब अलग किया जाता है, डिब्बों को अलग करने का जो सबसे पहला चरण है वाटर ट्रीटमेंट में, मतलब अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में, तो उन्हें हम शलाका छन्ने कहते हैं। तो ये देखें आप यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है, आंसर में लिखा है अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में शलाका छन्न जो है, यानी जिन्हें बार स्क्रीन भी कहा जाता है, का उपयोग जल से बड़े बड़े संदूषकों को अलग करने के लिए किया जाता है, जैसे कपड़ों के टुकड़े, डंडियाँ, डिब्बे, नैपकिन आदि। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है स्वच्छता और रोग के बीच संबंध को समझाइए। तो देखें बच्चों, आप यहाँ क्वेश्चन से ही समझ रहे हैं कि अगर मान लो स्वच्छता नहीं है, अगर आपने स्वच्छता अपनाई नहीं है तो आप बीमार होंगे, जैसे ये देख रहे हैं आप चित्र में। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आप अगर जैसे बारिश हो रही है, बारिश में ये मच्छर पनपने लग जाते हैं, है ना, तो इन सब से क्या होता है, आप बीमार पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप और भी चित्र देख सकते हैं। ये देखें, ये जो चित्र है आपका, इसमें और भी विभिन्न बीमारियाँ दिखाई हुई हैं कि अगर आपका जो जल है वह उसमें प्रदूषक ज़्यादा है, आर्सेनिक वगैरह जो है पीने के पानी में है, तो आपको उल्टी दस्त लग सकता है, पेट दर्द हो सकता है, अल्जाइमर की बीमारी हो सकती है, किडनी जो आपके वृक्क हैं वो ख़राब हो सकते हैं, उनसे रिलेटेड बीमारी हो सकती है, आपका नर्वस सिस्टम जो है वो उससे जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से विभिन्न बीमारियां, इसके अलावा आपको स्किन जो है, मतलब आपकी त्वचा जो है उससे रिलेटेड भी आपको त्वचा की भी बीमारियां हो सकती हैं। तो कितना नुकसानदायक है, अगर आप स्वच्छता नहीं अपनाएंगे तो आपको विभिन्न बीमारियां हो सकती हैं। तो मेन काम क्या है कि आप साफ सफाई से रहें। तो स्वच्छता और रोग एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। जहाँ स्वच्छता नहीं है वहीं रोग है, अगर स्वच्छता होगी तो रोग होगा ही नहीं। साफ सफाई के अभाव में अनेक रोगाणु पनपने लगते हैं और जीवों में अनेक रोग फैलाते हैं, इसलिए स्वच्छता रखना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो अब आपको समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में भी स्वच्छता से ही रिलेटेड है, देखते हैं। स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को समझाइए। तो स्वच्छता के रूप मतलब आप किस तरह से साफ सफाई अपने आसपास रख सकते हैं,
वही आपने इसमें बताना है। तो आपको एक जागरूक नागरिक या सक्रिय नागरिक आप तभी कहलाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है। देखें, ये बच्चों का ये चित्र साफ सफाई कर रहे हैं अपना, मतलब घर ही नहीं, आपको अपने आसपास, अपने स्कूल में, हर जगह आपको साफ सफाई रखनी चाहिए ताकि आप बीमार ना पड़ें, है ना। नहीं तो आप बीमार होंगे तो आपको विभिन्न बीमारियां हो जाएंगी, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। ठीक है, तो साफ़ सफाई में आप क्या क्या कर सकते हैं, देखें ये जो चित्र दिया हुआ है आपको साथ में, ये भी आप देख सकते हैं, इससे भी आपको बहुत सारी मदद मिल जाएगी। जैसे देखें, आपको समय पे नहाना चाहिए, समय पर आपका घर में साफ़ सफाई करनी चाहिए, बर्तन साफ़ करने, बर्तन जो आप यूज़ कर रहे हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, है ना। इसके अलावा जो खाना है आपका उसको ढक के रखना चाहिए ताकि मक्खी मच्छर उसमें ना डल जाएं, है ना। और खाना बनाते हुए या खाना खाते हुए जो है हमेशा आपको हैंड वॉश करना चाहिए, मतलब हाथ जो हैं वो धो कर आपको खाना खाना चाहिए। आप बाथरूम गए हैं, वॉशरूम गए हैं तो वहाँ से भी हमेशा हाथ को आपको धो कर ही बाहर आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये विभिन्न आप चित्र की मदद से देख सकते हैं कितना ज़रूरी है। अगर ये सब आप करते हैं तो आप एक जो है कैसे नागरिक कहलाएंगे, तब आप एक सक्रिय नागरिक कहलाएंगे, जो आपके समाज और आपके लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए, सबके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर देखते हैं कि आंसर में क्या लिखा हुआ है। देखें, स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक के रूप में हम सर्वप्रथम अपने आसपास सफाई रखें और अपने दोस्तों व परिवारजनों को भी स्वच्छता रखने के लिए प्रेरित करें। अपशिष्ट पदार्थों के उचित निपटान के लिए जन जन को जानकारी दें। कूड़ा कचरा खुले में न डालने के लिए प्रेरित करें। मल विसर्जन और गंदे कपड़ों की जल स्रोतों के पास नहीं धोने के लिए समझाया जाए। मतलब होता है जैसे कि मल विसर्जन या फिर कपड़े गंदे जो होते हैं वो जल स्रोत, नदी, नहर जो है उनके किनारे पे लोग धो लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जानवरों को भी नहला लेते हैं ना, तो ये नहीं करना चाहिए। पेयजल को ढक कर साफ बर्तन में रखने के लिए बताया जाए। ऐसा नहीं करने से होने वाले नुकसानों के बारे में समझाया जाए। जनमानस को यदि हम यह सब बता और समझा पाएंगे तो निश्चित रूप से अपने समाज और इसके लोगों को अनेक रोगों से बचा पाएंगे। इस तरह हम एक सक्रिय नागरिक की अपनी भूमिका भी निभा पाएंगे। तो आपने देखा कि विभिन्न कार्य जो हैं वो अगर हम करते हैं कि अपने आसपास सफाई रखें, खाने पीने की चीज़ों को ढक के रखें, साफ बर्तन यूज़ करें, है ना, इन सब के बारे में बताएं लोगों को, और इनके नुकसानों के बारे में। अगर आप ऐसा नहीं करते, मान लो आप साफ सफाई नहीं करते, तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं वो भी बताएं साथ में, तो हम एक सक्रिय नागरिक की भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप आंसर लिखें। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखें, आपका जो अगला क्वेश्चन है यहाँ है, प्रस्तुत वर्ग पहेली को दिए गए संकेतों की सहायता से हल कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक वर्ग पहेली दी गई है बच्चों, जिसमें बाएं से दाएं, ठीक है, यानी कि आपने इस तरफ जो दिए हैं उन अक्षरों को भरना है और ऊपर से नीचे इस तरफ अक्षरों को भरना है। ठीक है, तो ये जो पहेली है ये आपकी अगले पेज पे है, ये देखें ये दी हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं साथ में देखते हैं। पहले जो लिखा है, वाहित मल उपचार संयंत्र से प्राप्त गैसीय उत्पाद। तो ऐसा उत्पाद अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, उसको क्या कहते हैं, बायोगैस या फिर जैव गैस। ठीक है, ये इसका आंसर होगा बायोगैस या जैव गैस। चौथा नंबर पे, चौथे पॉइंट पे आपने लिखना है, इस प्रक्रम में प्रदूषित जल से वायु को गुजारा जाता है। तो वायु को जिसमें गुजारा जाता है वह प्रक्रम क्या कहलाता है, वायवीय, है ना। वायवीय जीवाणुओं को हम उसमें से गुजारते हैं, तो वही यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद है, वाहित मल को ले जाने वाले पाइपों की व्यवस्था। वाहित मल को जो ले जाते हैं पाइप, उनको क्या कहते हैं, सीवर कहा जाता है ना। उपयोग के बाद नालियों में बहता जल, तो उपयोग के बाद जो नालियों में बहता जल होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको वाहित मल ही कहा जाता है। अब ऊपर से नीचे, तो एक बार पहले हम इसके जो बाएं से दाएं वाले हैं वो आंसर देख लेते हैं। ये देखें आप, इसके आंसर जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, पहला ये बायोगैस हो गया,
फिर आपका था चौथा, जो वायवीय जीवाणुओं को गुजारा जाता है वातन के द्वारा, ठीक है। फिर ये सीवर हो गया आपका, और उसके बाद ये वाहित मल हो गया, ठीक। इसके बाद इसमें जो ऊपर से नीचे जो आपके आ रहे हैं ये अवायवीय जीवाणु, ऐसे जीवाणु जो कि हमारे उपचार संयंत्र में वहाँ पर जब अपमथित्र जो होता है उसके बाद जो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, और रसायन, ऐसे रसायन जिनका हम प्रयोग करते हैं उसमें रोगाणु ख़त्म करने के लिए, रोगाणु ख़त्म करने के लिए जो रसायन यूज़ करते हैं वो कौन कौन से थे? क्लोरीन और ओजोन, है ना, दोनों थे। तो यहाँ पर कोई एक का नाम देना है, तो ये यहाँ पर ओजोन आ रहा है आपका, ठीक है। और ऐसा जल जो संदूषकों से भरा होता है उसे अपशिष्ट जल कहते हैं, ठीक। उसके बाद और ये जो पूरा जल संयंत्र जो होता है जिसे वाहित मल को उपचार किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? उपचार संयंत्र। क्या कहेंगे बच्चों? उपचार संयंत्र, ठीक है। तो ये आपका यहाँ जो छठा वाला पॉइंट है उसमें उपचार संयंत्र आपका आंसर आएगा, ठीक है, ये पूरा। तो इस तरह से ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट बच्चों। आप इसे वर्ग पहेली को पूरा कर लें। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में लिखा है ओजोन के बारे में निम्न वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला, यह सजीव जीवों के श्वसन के लिए अनिवार्य है। दूसरा, इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने के लिए किया जाता है। तीसरा, यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। चौथा, वायु में इसका अनुपात लगभग 3% है। तो यहाँ पर ये जो 4 पॉइंट दिए गए हैं बच्चों, इनमें से कुछ पॉइंट ठीक हैं और कुछ गलत हैं, ठीक है। तो आप देखें कि दूसरा पॉइंट तो आप समझ गए होंगे कि सबसे ज़्यादा हमने अभी पढ़ा है ओजोन को, ये एक रसायन होता है जिसमें रोगाणुओं को ख़त्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो दूसरा आपका बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा तीसरा, जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह बच्चों देखा आपने कि जो ओजोन जो होती है उसका प्रयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है रोगाणुओं को ख़त्म करने के लिए। तो आप आंसर समझ गए होंगे कि आंसर जो है अब हमारा, देखें ऑप्शन, पहला ऑप्शन क ख ग। तो देखें यहाँ क वाला तो है नहीं, श्वसन के लिए अनिवार्य नहीं है ये। ख और ग देखें दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन दूसरा वाला सही है। तो आंसर आपका दूसरा हो गया, ख और ग। तो इस तरह बच्चों आपने देखा हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग ये कॉपी में लिख लें अपने, और अगर आपको अच्छा लगा हो चैनल तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दें, और साथ में लाइक और शेयर भी कर दिया करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा बच्चों को इससे फ़ायदा होगा। तो बच्चों याद करके ज़रूर इसे शेयर कर दिया करें। धन्यवाद बच्चों।